आ रहे हैं अभी, जिनको नहीं पता है वो उनको बता देता हूँ। इज राइट नाउ इन IAS, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, तो अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर रहे होंगे एंड उनको बस क्लास में हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद जैन हूँ, अरविंद कुमार जैन, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस 2011 बैच। उससे पहले आप ही की तरह यहाँ पे मुखर्जी नगर में ही मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी और ईश्वर की दया से मुझे एक मुकाम हासिल हुआ। उससे पहले मैं राजस्थान से कितने लोग हैं यहाँ पे? RS में मैं रहा हूँ पहले, BDO और डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। इससे पहले यहाँ पे मेरा हो गया। तो मुझे बताया गया है कि आप लोगों को ये बताऊँ कि स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाए, स्पेशली GS की। मेरा सब्जेक्ट फिलोसफी रहा है तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले GS को देख लेते हैं। आप में से फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कितने हैं? 3-4 और सेकेंड अटेम्प्ट वाले, बाकी थर्ड एंड मोर अटेम्प्ट। मतलब कुछ लोग जो हैं उनको अपना एक्सपीरियंस है। मेंस कितनी बार लिखा है? मेंस आप 2 लोगों ने लिखा है अभी तक मेंस। तो जिन्होंने मेंस लिखा है उनको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा, लेकिन ज़्यादातर जो कि क्लास में मेंस लिखने वालों की संख्या कम है। और मेंस का जो पैटर्न है वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है। और जिस तरह से इसका नाम ही मेंस है, मेंस मतलब मुख्य, तो इस जो त्रिस्तरीय परीक्षा है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है वो मेंस है। और इसमें अच्छे मार्क्स लाना आपकी सफलता को पुष्ट कर देता है कि आप इसमें अगर इंटरव्यू में खुदा न खास्ता आपके कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो भी आप स्टैंड करते हैं कहीं ना कहीं। हो सकता है आपकी रैंक ना बने, लेकिन मेंस के मार्क्स जो हैं वो आपको उस जो लिस्ट है, आपकी जो ड्रीम लिस्ट होती है UPSC की, उसमें आपका नाम आ सकता है। तो मैं ये चाहूँगा कि पहले आप लोग अपना डाउट मुझसे पूछ लें, 3-4 लोग, तो मैं उसके अकॉर्डिंग उस डाउट को क्लियर करते हुए मैं आगे बात करूँ। तो क्या डाउट आ रहा है आपको तैयारी करते हुए, बताइए। जानकारी को सभी लोग देखते हैं तो सब उसको दे देते हैं कि 25-25 में का रुपया, लेकिन सरकार की नीतियाँ हैं उस समय भी याद नहीं आती है क्या नीतियों का नाम क्या है, क्या याद नहीं आता। सरकार की नीतियों के बारे में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप लिख नहीं पाते हैं उनकी नीति कौन सी थी, लेकिन उस नीति के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में आप लिख देते हैं, वो भी नहीं लिख पाते। तो ये तो ऐसी चीज हो गई ना कि आपको सवाल का जवाब ही नहीं आ रहा एक तरह से। दिमाग में आता है कि हाँ ये चीज है, उन्होंने कहा था, लेकिन अब कौन कहा था, 2-3 लोग से आते हैं ना। देखिए, तैयारी के दौरान क्या होता है कि हमारे पास मटेरियल बहुत ज्यादा होता है। और जैसे हमारे पास अभी सितंबर चल रहा है और दिसंबर में एग्जाम है, तो सितंबर आधा निकल चुका है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में शुरुआत में एग्जाम है, तो आपके पास 2.5 महीने करीब है। तो उसकी स्ट्रेटेजी इस तरह से बनाएं कि उसको कम से कम 2 बार आप रिवाइज कर लें, कुछ चीज़ों को, सभी चीज़ों को नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपके जैसे जो महत्वपूर्ण नीतियां हैं भारत सरकार की, सिर्फ महत्वपूर्ण नीतियां, क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में काफ़ी सारी पॉलिसीज हमें देखने को मिलती है, लेकिन महत्वपूर्ण वो होता है जिससे बहुत ज़्यादा लोगों का जीवन सुधरने का आसार होता है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि मजबूत होती है। तो उन नीतियों के बारे में आपको श्योर होना चाहिए। कुछ आप अपने अलग नीतियों को लेकर एक अलग से नोट्स बना सकते हैं। रिवीजन आपको ये करना चाहिए एग्जाम से पहले, जो भी पर्टिकुलर पेपर है आपका, तो कुछ चीज़ें आपको होना चाहिए कि इसका मैं रिवीजन करके ही जाऊँगा। जैसे आप जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि मुझे नीतियों के बारे में पता नहीं रहता, हालांकि
ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं जिसमें आपको नीतियों के बारे में बहुत ज़्यादा लिखना पड़े, स्पेशली कि बिना पूछे ही आपने उस नीति के बारे में डाला। ये आप ऐसे में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो उन नीतियों के बारे में आप एक अलग से, हालांकि मार्केट में अवेलेबल भी होती हैं जो सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में आपको बताती है, तो उन सारी पॉलिसीज़ पे आपको ध्यान ना देकर ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉलिसीज़ के जो महत्वपूर्ण उपबंध हैं उनके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। इसका कोई, जैसे आपको याद तो रखना पड़ेगा, आपकी जगह कोई और लिखने नहीं आएगा, तो हमें अगर भूलने की समस्या है तो उसे याद करने का तरीका है रिवीजन का आपका अपना तरीका हो सकता है, लेकिन किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए जरूरी है कि आपने जो पहले जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको रिवाइज किया जाए। वो आपके अपना तरीका हो सकता है कि आप किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि आप 15 दिन में रिवाइज करते हैं या 1 महीने में करते हैं। 1 महीना ज़्यादा हो जाता है। और रिवीजन के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। रिवीजन करते समय आप दिमाग में एक चीज़ ये रखें कि जो मुझे पता है उस पर आप ध्यान ना दें, मतलब जो आपको याद है उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है कि आपने जो याद है उसको भी रिवाइज किया तो आपने वो टाइम किल कर दिया आपका, क्योंकि वो आपको पहले से पता था। लेकिन जहाँ पे आपको कंफ्यूजन है, जहाँ पे आपको डाउट लग रहा है कि ये मैं भूल जाता हूँ बार बार, उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें ताकि वो आपको लगातार रहे दिमाग में, या उन विषयों के ऊपर आपके दोस्तों से चर्चा करें, क्योंकि कई बार हम पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है कि आपके सामने अगर कोई बोलता है तो उसकी स्मृति ज़्यादा देर तक रहती है हमारे दिमाग में। और कोई शॉर्ट नोट्स में ये होता है कि शॉर्ट नोट्स इंडिविजुअल के होते हैं, इसमें आपको ये नहीं कह सकते कि यही पैटर्न है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जैसे आपने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे, या जो भारत और चीन के बीच में कुछ बातें हुई या भारत वियतनाम यात्रा हुई, तो उस पर जो शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे तो एक स्टोरी टाइप का आप उसमें लिख दें। स्टोरी जैसे आप नरेट करते हैं ना कि एक पॉइंट से मुझे बाकी की स्टोरी पता चलती रहे कि इस भारत वियतनाम यात्रा मुलाकात, ये संबंध, क्योंकि चाइना को काउंटर करना है, ये करना है, ये वाला हो गया। तो बहुत थोड़ा थोड़ा करके एक जो पूरा आर्टिकल है उसको एक स्टोरी फॉर्म में एक पॉइंट में आप लिख लें ताकि वो याद रहे। हमें स्टोरीज याद रह जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा याद नहीं रहती, तो उसको इस तरह से इस फॉर्म में डेवलप करने की कोशिश करें कि आप एक कहानी लिख रही हैं, कहानी का सार लिख रहे हैं आप। उस कहानी को पढ़ के आपने कहानी का सार लिख दिया और वो सार पढ़ के आपको पूरी कहानी याद आ जानी चाहिए। डेट इम्पोर्टेंट नहीं है, समझौता कभी कभी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि समझौता जो हुआ है वो अगर आपको याद है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। समझौते का जो इम्पैक्ट है उसके लिए आपको जरूरी याद रखना चाहिए कि समझौता क्या था। कीवर्ड्स, पूरा समझौता नहीं कि अब जैसे 8 अलग अलग क्षेत्रों में हो गया, उसमें शिक्षा है, साइंस है, वो है, लेकिन अगर इस तरह से कुछ समझौता हुआ है, जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रांसपोर्टेशन के बीच में समझौता हुआ है, कोई आतंकवाद के बीच में समझौता हुआ है, या खनन क्षेत्र में समझौता हुआ है कि खनिज का उत्पादन दोनों देश मिलकर करेंगे, तो उसका जो इम्पैक्ट है, जैसे वियतनाम के साथ कुछ ऐसा समझौता होता है तो चाइना के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में चाइना पाकिस्तान के साथ में है भारत को काउंटर करने के लिए। तो भारत ने स्ट्रेटेजी अपनाई है वियतनाम को मैं ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करूं ताकि चाइना को काउंटर कर सके, क्योंकि चाइना और वियतनाम के संबंध भारत पाकिस्तान जैसे ही है कमोबेश, वो दोनों के संबंध अच्छे नहीं है, तो उस तरह से वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो डेट इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पैक्ट ज़्यादा जरूरी है। कोई भी समझौता होता है तो उसके बाद कोई भी समझौता होता है तो जो एडिटोरियल्स होते हैं डिफरेंट न्यूज़पेपर्स पे, स्पेशली हिंदी, उन एस्पेक्ट्स को वो उभारते हैं कि भारत ने जो अभी यात्रा की है, या जो अपने भारत में भी कुछ जो योजनाएं चलाते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसके क्या खामियां रह गई है,
और क्या उसने हासिल किया। इसरो के जो हो रहे हैं, जैसे काफ़ी सारे करते रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय योगदान, वैज्ञानिकों का योगदान, तो हमें अपना एक तरीका थोड़ा सा डेवलप करना होगा। स्टोरी फॉर्म में आप अगर लिखेंगे तो आप एक एक लाइन, लेकिन उसको आप स्टारतम में तब दिखा दें। उसमें ऐसा नहीं बहुत सारा लिख दें, क्योंकि फिर तो अगर पूरा आर्टिकल ही आपको लिखना पड़ जाए, हाँ, तो रिवाइज नहीं हो पाएगा। तो शुरू में आपको दिक्कत आएगी, बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वो वाली बात है। तो उसकी कोशिश कीजिए, तो यू विल एबल टू राइट शॉर्ट नोट्स इस तरह से आप कर सकते। और कोई यूट्यूब पे कई वीडियोस हैं, तो बोलते हैं कि यूपीएससी में क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं हिंदू न्यूज़पेपर से, डायरेक्टली आते हैं, उन्होंने ऐसा कहा। और तो जब हिंदू पढ़ने बैठो तो लोग बोलते हैं कि फ्रंट पेज पढ़ो, उसके बाद स्किप कर दो 6 पेज तक, फिर एडिटोरियल पे आ जाना होता है। और कुछ नेशन के न्यूज़ होते हैं तो एडिटोरियल पढ़ा, और कुछ नेशन के न्यूज़ में खास कुछ नहीं मिलता है, मतलब मेरे पास मतलब दृष्टिकोण से इतना नहीं मुझे मिला। अब उसके बाद कुछ स्पोर्ट्स आता है, वो भी स्किप करना होता है, और जो बैक पेज होता है वो भी नहीं पढ़ना होता है। तो कुल मिला के फ्रंट हुआ एडिटोरियल तो उनका पढ़ने के लिए। तो इनमें से क्या ये इतना परफेक्ट है, इतना कंप्लीट, मतलब क्या कहते हैं, फ्रंट पेज और एडिटोरियल ये मस्ट हो गया। इसके अलावा जो बिजनेस वाला आता है कभी कभी, और इंटरनेशनल वाला है, इंटरनेशनल एंड बिजनेस, उन पर भी आपको ध्यान देना होगा, लेकिन वो पूरा नहीं पढ़ना होता, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि किस तरह की खबर चल रही है। 2 तरह की खबरें होती है न्यूज़पेपर में। एक खबर होती है जो ऐसी होती है कि आज के लिए ही इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कि आज किसी का जन्मदिन है, किसी महान नेता का जन्मदिन, तो वो एक दिन की न्यूज़ थी, या कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, इस तरह की खबरें होती हैं अखबार में। और एक खबर होती है जिसे हम कहते हैं डेवलपिंग स्टोरी। डेवलपिंग स्टोरी क्या होता है कि आज कुछ हुआ, उसके बाद कल कुछ होगा, परसों भी उसके लिए कुछ न कुछ होगा। जैसे मान लीजिए जैसे बीफ, हाँ, जीएसटी बिल हो गया, जीएसटी बिल हो गया, इसके बारे में हमें लगातार कुछ न कुछ अपडेट मिलता है खबरों के माध्यम से। तो इस तरह की जो खबर है, चाहे वो नेशनल लेवल पे है या इंटरनेशनल लेवल पे है, तो उन खबरों पे हमें ध्यान देना चाहिए जो हमारी परीक्षा से परिप्रेक्ष्य में। जैसे हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप का भी डेवलपिंग स्टोरी होती रहती है, लेकिन ये हमारे काम की नहीं है। तो वो डेवलपिंग स्टोरीज, जैसे कि इन्होंने कहा जीएसटी बिल हो गया, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सम्मेलन हो रहा है 3 दिन का, आसियान का हो गया कुछ, तो उसमें भारत ने क्या कहा, उसके बाद भारत और आसियान के बीच में क्या समझौते हुए, 2 अलग अलग दिन ये सारी चीजें आ जाएंगी। भारत और चीन अलग से मिलकर कुछ करते हैं, भारत और अमेरिका के बीच में क्या होता है। तो वहाँ पे आपको एडिटोरियल और फ्रंट पेज के अलावा इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं और बिजनेस का, बिजनेस में बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जैसे कभी मान लीजिए कि WTO की तरफ से कुछ आ गया, या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या आपके ट्रिप्स और ट्रिप्स की तरफ से कुछ आ गया, या जैसे चाइना के जो इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, ब्रिक्स का है, तो इस तरह की चीज़ों पे आपको ध्यान रखना होगा। आपको पेपर तक जाना होगा और फिर आपको डिसाइड करना होगा कि ये नहीं पढ़ना। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक पेन लें और अपने क्रॉस लगा दें कि ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा ये क्या है, ये क्या है, तो उसको तुरंत आप कर दें। चाहे जैसे जो मंथली मैगजीन में पढ़ता था पहले, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें फालतू आती थी, तो या तो मैं वो पेजेस ही फाड़ देता था उसमें से, ताकि डिस्ट्रैक्शन ही ना हो, या उस पर क्रॉस लगा दो कि ये तो पढ़ना नहीं है। क्योंकि यूपीएससी में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये है कि क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है वो तो हमेशा से इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नहीं पढ़ना है उसमें आपने अपना कीमती समय बर्बाद कर दिया है, तो वो वापस नहीं आता। इसलिए ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। नेशनल लेवल पर भी देखिए, कभी कभी अच्छी खबरें आती है जो आप कह रहे थे कि आपके परिप्रेक्ष्य से उसमें नहीं है। नेशनल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होते हैं कई सारे, जो कि राजनीति को बदलते हैं या आपकी पॉलिटिक्स के ऊपर प्रभावी होते हैं। उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच में कुछ हो रहा है, ये आपके हिसाब से एक राजनीतिक खबर है, लेकिन इसका असर है, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स, जो इंडियन पॉलिटी वाला जो पेपर है,
उसमें राज्यपाल, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के संबंधों की चर्चा है, तो उससे रिलेटेड कुछ सवाल आपका बन सकता है। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो पेपर में डिटेल ना मिले तो उस रेफरेंस को लेके आप किताब तक जाओ, लक्ष्मीकांत में पढ़ लो कि क्या क्या प्रोविजंस है। तो कभी कभी हमें अखबारों से ये मिलता है कि क्या आ सकता है और उसके लिए हमें क्या रेफरेंस लेना चाहिए, ये चीज़ें हैं। ऐसा एक डाउट ये भी है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं ये नॉर्म्स बुक है, लक्ष्मीकांत इसके लिए है, SLR इकोनॉमी के लिए है और इन सब के लिए अलॉटेड है। और जैसे जो बच्चे कोचिंग वगैरह करते हैं हिंदी मीडियम में खासतौर से, इंग्लिश में तो खासतौर एक लेवल मेंटेन लोग करते हैं ऐसा सुनने में आता है, लेकिन हिंदी में जैसे दृष्टि में मैं कोचिंग करती हूँ तो उसमें इतने ज़्यादा मतलब नोट कंपाइल हो जाते हैं। अब क्वालिटी की कितनी नोट्स दे रखे हैं, अब एक लिमिटेड टाइम में आपने क्वालिटी उनके नोट्स पढ़े, विकास देवी कीर्ति सर पढ़ाते हैं, उन्होंने अपने बोल रखा कि मैंने ये नोट्स खुद प्रिपेयर किए हैं। तो एक डिलेमा रहता है कि ये पढ़ा जाए कि लक्ष्मीकांत पढ़ा जाए, और कंपेरेटिवली लक्ष्मीकांत इंग्लिश का वो कन्वर्जन है, मतलब ट्रांसलेशन है, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, लैंग्वेज टफ भी है और ये बोलता है हिंदी में लिखा हुआ है। तो हम लोग को किसे प्रीफर करना चाहिए? नोट्स तो मैंने देखे नहीं है लक्ष्मी इनके जी के, लेकिन हमें हमारा सिलेबस कवर करना है, सिलेबस के साथ साथ चीज़ों की समझ विकसित करनी होती है। अगर आपका वो पर्पज विवेक जी के नोट्स से सॉल्व हो रहा है तो आपको फिर लक्ष्मीकांत तक जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो नोट्स आपके होते हैं वो आपको रिवीजन करने में ज़्यादा मदद करते हैं। एक बार क्योंकि आपने वो पढ़े हुए हैं, आपको समझाया भी होगा, अगर नोट्स लिखाए हैं या प्रिंटेड नोट्स दिए हैं तो उस तरह से उन्होंने समझाया भी होगा, तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा उससे रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी, ना कि किताब से। किताब जो होती है वो आपकी शुरुआती दौर में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जैसे आपने पढ़ाई शुरू की तो आप टेक्स्ट बुक पे आप जाइए, नोट्स पे आप भरोसा शुरू में मत कीजिए। जो टेक्स्ट बुक होती है वो आपकी ज़्यादा अच्छी साथी साबित होती है। टेक्स्ट बुक एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना चाहिए। बाद में आप नोट्स को रेफर कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें भी आपने पढ़ ली है, उसके बाद आप नोट्स देखते हैं तो एक तो आप रिपीट कर दो और ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। फिर आप जिसके साथ कंफर्टेबल ज़्यादा है रिवीजन में, अगर आप नोट्स के साथ कंफर्टेबल ज़्यादा हैं तो वहाँ रिवीजन कर लीजिए, और कहीं कोई डाउट है तो फिर वो रेफरेंस बुक का काम कर देगी लक्ष्मीकांत, लेकिन आपके पास बुक होनी चाहिए। ये आपका कॉल होगा कि आपको क्या अच्छा लगता है। अगर उसमें सारी कुछ, जैसे कुछ लक्ष्मीकांत में आपको सवाल प्रिपेयर्ड नहीं मिलेंगे, आपको उसमें से निकालने होंगे। आपके नोट्स में हो सकता है क्वेश्चन आंसर उन्होंने लिखाए हों, कोई भी जो कोचिंग वाले होते हैं, तो वो जो मॉडल क्वेश्चन आंसर कुछ प्रिपेयर करवाते हैं, तो उन मॉडल क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपका दिमाग कैलकुलेट करने लग जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप नोट्स अगर रेफर करना चाहती हैं तो कर लीजिए, लेकिन किताब मेरे हिसाब से आपको एक बार पढ़नी चाहिए, वो जरूरी है। और कुछ तो कुछ डाउट्स तो आपके क्लियर हुए होंगे। मेरी अपनी समझ है, मैं ये नहीं कहता कि मैं बेस्ट बता रहा हूँ, और हर इंसान का अपना तरीका होता है पढ़ाई करने का, क्योंकि ईश्वर ने सबको अलग बनाया है। वी ऑल आर यूनिक। तो एक यही रास्ता आपको सफलता तक ले जाएगा, ऐसा कहना गलत होगा। एक सजेस्टेड रास्ता मैं बता सकता हूँ, आप उस पर फॉलो करके भी हो सकते हैं, आप दूसरा रास्ता फॉलो करके भी आपको सफलता मिल सकती है। जैसे फिलोसफी में कहते हैं मोक्ष, अलग अलग दर्शन कहते हैं मोक्ष है, हर दर्शन का अपना तरीका है मोक्ष प्राप्त करने का। तो उसी तरह से तैयारी कोई वन डायमेंशनल तैयारी नहीं होती, इसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं, और हर इंसान का अपना एक तरीका, यूनिक तरीका डेवलप होता है बहुत सारी चीज़ें सुन के। मैं बस आपको थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आया हूँ, अपने विचार जो मुझे लगा कि ऐसा करने से आपको सफलता आसानी से मिल सकती है।
तो जीएस में जो 4 पेपर हैं, सिलेबस तो आप सबको पता ही होगा। फर्स्ट पेपर आपका पूरा ट्रेडिशनल जीएस का है, और जीएस की तैयारी जो है वो मेंस प्रीलिम्स के पहले से शुरू हो जानी चाहिए, स्पेशली फर्स्ट पेपर की, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर जो है आपके प्रीलिम्स में भी काफी हेल्प करता है। तो जब तक आपकी जीएस की फर्स्ट पेपर की, स्पेशली अगर मेंस की तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये जो प्रीलिम्स के बाद वाला शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम है उसमें काफी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि काफी बड़ा सिलेबस है। सिलेबस बड़ा है, कोई बात नहीं, आपके पास टाइम कम है, कोई बात नहीं। हमें जब सिलेबस पढ़ते हैं उससे रिलेटेड जो भी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, एक तो पुराने क्वेश्चन पेपर आपको देखना बहुत जरूरी है। पिछले 5 साल के पेपर्स आपको देख लेने चाहिए। हालांकि ये जो नया पैटर्न है उससे 2 साल ही हुए हैं, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही थे हमेशा, क्योंकि ये तो पूछा ही जाता था हमेशा से। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री जरूर नया है, बाकी सारी चीजें तो आपके पुराने सिलेबस से ही है। तो उन क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कुछ चीजें जो हैं वो फेवरेट हो जाती हैं यूपीएससी की, उन पे आपको ज्यादा फोकस करना होता है। तो आप विश्लेषण कीजिए क्वेश्चन पेपर्स का, विश्लेषण करना बहुत जरूरी। उसमें जो टाइम लग रहा है वो भी आपकी स्टडी का टाइम है। ऐसा ये मत सोचिएगा कि इससे तो मुझे कोई नया ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा, लेकिन उसी से आपको कुछ चीजें मिलेंगी जो ये तय करेंगी कि आपको तैयारी की दिशा किस तरफ ले जानी है। हाँ हाँ, वर्ड हिस्ट्री एनसीईआरटी से करिए। 11-12 नहीं, वर्ड हिस्ट्री जो 11th की। देखिए आपका सिलेबस पूरा क्लियर है और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग वो एनसीईआरटी की बुक है, पुरानी वाली। वर्ड हिस्ट्री में बहुत ज्यादा डाइवर्शन नहीं होता है, कुछ चीजें बहुत आसान भी है वर्ड हिस्ट्री की। वर्ड हिस्ट्री अगर हिस्ट्री का विद्यार्थी है उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। नॉन हिस्ट्री स्टूडेंट्स जो हैं, वर्ड हिस्ट्री में जो आपके सिलेबस में जो मेन पॉइंट है उसको आपको जरूर देख लेना चाहिए, चाहे वो वर्साई की संधि हो, चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो, रशिया की क्रांति हो, आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच की दुनिया हो, कोल्ड वार हो। तो इन चीजों को जैसे इतिहास पढ़ने का तरीका होता है कि आप अपने आप को उसमें भूल जाओ, आप खो जाओ, आप उस दुनिया में चले जाओ, आप विजुअलाइज करो कि आप 18वीं शताब्दी में हो। ऐसे उसको ऐसा मत समझिए कि मुझे ये याद करना है। आप जैसे हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, उसमें इस तरह के होते हैं ग्लेडिएटर टाइप के, या ट्रॉय मूवी देखी, तो आप उस तरह की चीजों को इमेजिनेशन कर सकते हैं कि हम हैं वहां पे, तो वो चीजें आसान हो जाएगी। आप उस दुनिया में चले गए। आप चाहे नॉवेल पढ़ते हैं, आप में से कई लोग पढ़ते होंगे नॉवेल, तो जैसे हम नॉवेल पढ़ते हुए ऐसा महसूस करते हैं कि हम उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ खुद को स्थापित कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो कुछ इस तरह से आप इतिहास के साथ जोड़ सकते हैं। जो कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने रशिया की क्रांति की है, तो रशिया की क्रांति के पीछे के जो कारण हैं उनको देखिए, आप विजुअलाइज कीजिए कि वहाँ पे लोग कैसे रहते थे, वहाँ का राजा कैसा था, वहाँ पे किस तरह की घटनाएं थी, फ्रांस में किस तरह से थे कि जैसे मध्यम वर्ग जो था उसके पास कोई अधिकार नहीं थे, वहाँ पे पैसों की कमी नहीं थी लेकिन अधिकारों की लड़ाई थी फ्रांस की क्रांति में। तो आप कई फिल्मों को आप चला सकते हैं अपने दिमाग में। तो इतिहास को पढ़ने का तरीका मेरे हिसाब से ये है कि आप उसमें डूब जाएं और इंजॉय कीजिए उसको, ना कि उसे याद कीजिए। चाहे वो आप इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री हो, आप वर्ग के जमाने की चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो उसको आप इस तरह से रिलेट करके आसान कर सकते हैं, जो मैं करता था। मैं इस तरह का आपको सजेशन दूंगा। दूसरी चीज़ें जो हैं
आर्ट एंड कल्चर, ये सबसे क्या कह सकते हैं कि बड़ी चीज़ है जहाँ पे आप पहुँच नहीं पाते हो कि कहाँ से आ गया आर्ट एंड कल्चर के सवाल। आर्ट एंड कल्चर जो है ये इतिहास से जुड़ी हुई चीजें हैं बेसिकली, क्योंकि ऐतिहासिक विकास जो हुआ भारत का, उस विकास में जो आर्ट्स और जो कल्चरल डेवलपमेंट्स हुए उनके बारे में सवाल है। तो एक तो आप ये सेग्रीगेशन करना चाहिए कि कौन सा काल कहाँ तक था, अलग अलग काल की अलग अलग कल्चर और अलग अलग आर्ट फॉर्म्स जो हैं वो डेवलप हुई थी। तो आपको ये करना चाहिए कि अपने दिमाग में क्लासिफिकेशन रखना चाहिए। चीज़ें जब मिक्स हो जाती हैं तो आप निकाल नहीं पाएंगे कि कहाँ से क्या है। जैसे वो कह रहे थे कि नीतियाँ बहुत सारी है, कौन सी में क्या है, तो क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे प्रागैतिहासिक काल से आ जाती हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की भी कुछ चीज़ें हैं, हालांकि वो पूछते नहीं हैं। आपके चंद्रगुप्त मौर्य का काल आ गया, गुप्त काल आ गया, और इस तरह से जो राष्ट्रकूट हो गए, चोल वंश हो गया जो दक्षिण के हैं। तो हो सकता है किताबों में एक साथ ना मिले कि ये इस काल से इस काल तक का था। ये आपको थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं कि ये जो 1000 से और 1300 तक जो था इनका काल था, और एक पर्टिकुलर मंदिर जो था वो इस तरह से बन रहा था। उन मंदिरों की जो द्राविड़ शैली थी, द्राविड़ शैली में भी इन लोगों ने अपना योगदान किया। तो उससे कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि राजेंद्र चोल ने क्या क्या निर्माण करवाया, या उसका आर्ट या कल्चर में क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो चोल वंश का जो था उसमें राजेंद्र चोल का अलग योगदान है। एक तो पूरा चोल वंश था, उसने कुछ करवाया, राजेंद्र चोल ने उसमें ये मॉडिफिकेशन करवाया। तो आपको एक तो क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि सल्तनत काल कहाँ से कहाँ था, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके जो इब्राहिम लोदी तक का काल था, उसमें क्या क्या विशेष इमारतें बनी, क्या उन्होंने क्या उसमें डेवलपमेंट किया, क्योंकि वो उस काल की विशेषता थी। उस काल की विशेषता दूसरे काल में वो फॉरवर्ड हो सकती है, उसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, लेकिन उस काल की रहेगी वो। मुगल काल जो था, मुगल काल में हर राजा की अपनी एक सोच थी। जैसे जहांगीर की अपनी सोच थी, वो चित्रकारी में ज़्यादा था। उसको इस्लाम में जीवित प्राणियों की चित्रकला करना मना है, लेकिन उसके काल में जो पक्षियों की चित्रकला होती थी, तो उससे रिलेट कर सकते हैं कई सारी चीज़ों को। तो आपके मन में या दिमाग में एक भी ढांचा होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक चीज़ें जो हैं इस काल की है, इस काल की है। फिर एक बार की मेहनत है डबल करके, लेकिन उससे फिर आपको बड़ी आसान हो जाएंगी चीज़ें। या उसका एक छोटा छोटा आप अपने मन से शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। इकोनॉमिक्स लोग बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ ये है वो है, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं आगे देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस किताब से पढ़िए, इस किताब को, किताबें तो बहुत सारी हैं, समझना कैसे है मैं उस पर बात करता हूँ। किताबें तो आपके पास होंगी और मार्केट में सब होंगी। तो ये दो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री। बाकी तो ज्योग्राफी वगैरह तो जो नॉर्मल पूछते हैं उसमें तो कोई ज़्यादा डाउट होगा नहीं, ज्योग्राफी वगैरह में। तो जब तक आपका दिमाग ना थके तब तक पढ़ना चाहिए। दिमाग थके उसके बाद रुक जाइए 15 मिनट, फिर दोबारा पढ़ना शुरू कर दीजिए। दिमाग की एक कैपेसिटी होती है, आप सीट पर बैठे हैं, आपके दिमाग में घुसना बंद हो जाता है एक समय के बाद। तो आप ये सोचें कि मेरे को 3 घंटे से पहले सीट से नहीं उठना, तो इस तरह का कोई प्रण मत लीजिएगा। आपका दिमाग फ्रेश रहना चाहिए, रिसेप्टिव होना चाहिए, दिमाग में चीज़ें आनी चाहिए। जैसे आप लंबी लंबी कोचिंग क्लासेस करते हैं 3-3, 4-4 घंटे की, तो 2 घंटे के बाद आपको वो कोचिंग क्लासेस भी बोर होने लग जाती है, भले ही वो टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा रहा हो, क्योंकि हमारे दिमाग की एक सीमा है।
जैसे किसी भी चीज़ में होता है कि आप डाले जाओगे तो वो फुल हो जाता है। दिमाग के पिछले हिस्से तक पहुंचने में चीज़ों को टाइम लगता है, आगे फुल हो जाता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, आपके पास ये समय अनमोल है, जो मेंस तक का आपके पास टाइम है उसको यूटिलाइज पूरी तरह से कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट इस तरह से कर सकते हैं कि आपने 2 घंटे पढ़ाई की, उसके बाद 15-20 मिनट का आपको ब्रेक लेना चाहिए। आप मनपसंद संगीत सुनिए, कुछ आपकी मनपसंद डिश खाइए, आप इससे बात करके आपको खुशी मिलती है उससे बात कीजिए और रिलैक्स रहिए। आप तनाव में रहेंगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगा। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, आत्मविश्वास सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और आप ये विश्वास रखिए कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सफलता के लिए, मैं निश्चित रूप से सफल होऊंगा। इस चीज को मत आने दीजिएगा कि पता नहीं क्या होगा। पता नहीं क्या होगा वो तो एग्जामिनर के ऊपर है कि वो क्या करेगा। हम अपना 100% दे रहे हैं, तो उस तरह से आप अपने आप को कूल रखिए, रिलैक्स रखिए और वो सब कीजिए जिससे आपको मानसिक शांति मिलती है। मेडिटेशन कर सकते हैं आप किसी दोस्त से बात कर सकते हैं, कुछ भी कीजिए, लेकिन समय का ध्यान रखिए कि आपने 15-20 मिनट तक ब्रेक लिया था लेकिन 1 घंटे से आप फोन पे बात करने में लगे। तो ये आपको अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। व्हाट्सएप वगैरह आप इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है। तो मेरे टाइम पे तो व्हाट्सएप नहीं था, तो आई एम ब्लेस्ड कि उस टाइम पे ये सब चीजें नहीं थी। क्योंकि ये मीठा जहर है, आप ह्यूमन नेचर है। हम अपने जो परिचित हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके साथ हमारा ऐसा आत्मीयता रहती है कि हम उनसे बात करना पसंद करते हैं। कुछ जोक शेयर कर लिया, कुछ हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, तो जब वो आ जाएगा तो उसके बाद रोकना थोड़ा मुश्किल है। ये तो नेट ऑफ करके रखिए व्हाट्सएप, आप जब आप तो 20 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं उसी में पढ़ लीजिए। तो ये चीजें तो आपको आत्म अनुशासन तो रखना पड़ेगा। टाइम वेस्ट करना आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इस समय आपके नस नस में यूपीएससी बस जाना चाहिए। कहते हैं ना, सोते जागते उठते बैठते एक ही ख्याल हो, मुझे एग्जाम क्रैक करना है, लेकिन उसका तनाव नहीं होना चाहिए। जैसे आपको कभी कभी जैसे आपकी चीजें होती हैं कि आपको अपना नाम याद रहता है किसी भी कंडीशन में, आप खुश हैं, दुखी हैं, सो रहे हैं, कुछ भी, आपसे रात की जगह के भी कोई आपका नाम पूछेगा, आपको नाम याद है आपका। उसी तरह से यूपीएससी आपके नाम की तरह आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। ये यूपीएससी का है। उससे क्या होगा, उससे आपकी जो बातें होंगी, आपके दोस्तों से भी बातें होंगी, या आप न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे, या कहीं आप मार्केट में आप किताबें लेने भी जाएंगे, तो आपका ध्यान उन बातों पे जाएगा जो यूपीएससी से रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट बातें। न्यूज़पेपर में भी कोई भी चीज़ है तो एक कला धीरे धीरे डेवलप हो जाती है, और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग वो डेवलप करें, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं स्पेशली, कि आपने अपना, अभी तक तो हम इस पे चर्चा कर रहे हैं क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें न्यूज़पेपर में, लेकिन इसके आगे का लेवल ये होता है कि जो पढ़ रहे हैं उसमें से क्या संभावित प्रश्न हैं जो यूपीएससी पूछ सकती है। आपका मन जब खुद सवाल करने लगेगा उन घटनाओं को देखकर, तो समझिए कि फिर आपकी सफलता निसंदेह आपके साथ है। ये इस लेवल तक पहुंचना आपको बहुत जरूरी है। जैसे अभी हम कोचिंग के नोट्स देखते हैं, उसमें से सजेस्टेड क्वेश्चन आंसर आपने देख लिए, तो उन्होंने भी तो कहीं से दिमाग लगा के बनाए हैं। घटनाएं आपके सामने हो रही है, आप सारे न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपके सामने सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन सवाल वो बना के दे रहे हैं। सवाल उनके बनाए भी पढ़िए, उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ सवाल जो आपके दिमाग में उपजने लग जाएंगे, और फिर जब आप क्वेश्चन आंसर उनके देखेंगे मॉडल टेस्ट पेपर, और फिर आपको लगेगा कि ये तो मैंने भी सोचा था, तो उस सवाल से जो आपकी एक वो बन जाएगी, ये सवाल तो मैं जरूर याद कर लूंगा क्योंकि मुझे भी लगा था, तो वो सवाल याद करने में आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी ही नहीं, क्योंकि उसके लिए आपका माइंड पहले से तैयार है। तो ये एक आर्ट या कहते हैं कि नेसेसिटी है
कि या सिर्फ न्यूज़पेपर ही नहीं, आप किताबें भी पढ़ते हैं तो लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो कुछ तरह के सवाल आपके दिमाग में घूमते रहने चाहिए। जैसे कभी कभी आपको एडिटोरियल्स पढ़ते हुए भी आपको ऐसा लगना चाहिए कि यही लाइन थी जिस पर मैं सोच रहा था या सोच रही थी, कि यहाँ पे अगर इस तरह से योजनाएं चल रही हैं, या स्टार्टअप इंडिया के ऊपर कोई आ गया एडिटोरियल, स्टार्टअप इंडिया आपने पढ़ा और आपको ऐसा लगता है कि स्टार्टअप इंडिया से ये चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन ये कमियां हैं, आपके मन में ही कुछ चीज़ें आनी चाहिए। फिर आप कुछ एडिटोरियल्स पढ़ते हो, तो एडिटोरियल लिखने वाले थोड़े से लर्नेड लोग होते हैं, कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, और जब वो ऐसी बातें करेंगे जो आपके दिमाग में भी आई थी, तो आपका एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हम उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करें, हम पहुंच चुके हैं थोड़ा थोड़ा। तो उससे ये होगा, कभी कभी क्या होगा कि कुछ ऐसे सवाल आपके सामने आ जाएंगे परीक्षा में जिनके बारे में आपने कभी ज़्यादा नहीं पढ़ा, किसी के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन फिर आपकी जो आइडियोलॉजी है, आपने जो अपने दिमाग में मेहनत की है कि किस तरह से चीज़ों को हम विश्लेषित कर सकते हैं, विश्लेषण करना चाहिए, तो वो चीज़ वहाँ काम आ जाएगी कि किसी चीज़ के बारे में हमने सिर्फ सुना है या उसी दिन सुना है। मान ली कोई अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है किसी हथियार पे, हमने नहीं सुना, हमने पढ़ा भी नहीं, लेकिन कन्वेंशन होगा तो उसका मतलब क्या होगा? कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कन्वेंशन या ट्रीटी साइन की जाती है तो उसका सबसे बड़ा मकसद होता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, आर्थिक विकास, या आपका जो वेर या युद्ध की पृष्ठभूमि है उसे दूर करना, या कमजोर वर्ग जो है वो कमजोर देश हैं उनको कुछ नुकसान हो रहा है उससे, तो उससे बचाना। तो कुछ की पॉइंट्स हर कन्वेंशन के हमें थोड़ा बहुत याद है तो हम उसको लिख भी देंगे, तो आप सोचेंगे कि हमने तुक्का लगा दिया, लेकिन आप उसका 60-70% सही लिख देंगे उसमें बिना पढ़े। आर्थिक योजनाएं जो चलती हैं, अलग अलग तरीके से सामाजिक योजनाएं हो गई, आर्थिक योजनाएं होंगी, अंतर्राष्ट्रीय आपकी संधियां हो गई, तो सबका क्रक्स क्या होगा? हमें मूल जो जड़ है वहां तक अगर हम पहुंच गए तो ना पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि भारत सरकार अगर कोई योजना चला रही है उसके पीछे क्या, उसका उद्देश्य क्या होगा? अपनी जनता के जीवन को ऑप्टिमम लेवल पे लेके जाना, विकास करना उनका। अलग अलग क्षेत्र के हो सकते हैं, कुछ चीजें तो उनके जो नाम होती है योजनाओं का उसी से आपको पता चल जाता है। तो आप मान लीजिए कि पर्टिकुलर उसी भाषा में नहीं लिख पाए, मत लिखिए, उस भाषा में लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, आप अपनी भाषा का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप रटी-रटाई भाषा में आप जवाब लिखेंगे तो वो उतना प्रभावी नहीं रहेगा जितना आप उस चीज़ को आपने समझ के और अपनी भाषा में लिख दिया। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने मन से आप खुद को टटोलिए, क्रक्स तक चले जाइए। हर योजना में आपको मानव केंद्र में मिलेगा, अगर अंतर्राष्ट्रीय तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय केंद्र में मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है तो उसका समस्या क्या है इस समय, उस समस्या से निजात पाने का, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं, पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं तो उसमें आपका ग्लोबल वार्मिंग हो गया, या किसी स्पेशल स्पेसीज जो है वन्य जीव जंतु है उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, परमाणु शस्त्रों के ऊपर। तो हर चीज को इस तरह से देखिए कि हम उसके मूल तक पहुंच पाए। सिर्फ हम अखबार के या सुर्खियों को पढ़ के या नोट्स की 4 लाइनों को पढ़ के हमें सतही तौर पर तो वो चीजें आ जाती है, लेकिन उससे हटके अगर कुछ पूछ लिया जाता है तो हमें लगता है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। लेकिन आवश्यकता ये नहीं है कि पूरा पढ़ा जाए, लेकिन उसकी मूल भावना को समझ लें हम। मूल भावना समझने के बाद आपको आंसर लिखने में दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात एक और है, आजकल जो क्वेश्चन आंसर का पैटर्न है वो आपको सोचने का समय नहीं देता। वहाँ पे 20 क्वेश्चन आते हैं आपके पास और ऑलमोस्ट 200 वर्ड्स
आपको लिखने होते हैं, तो 4000 शब्द आपको वहाँ पे लिखने हैं। और जब तक आप सवाल ढंग से नहीं पढ़ेंगे, आप उसका आंसर लिख ही नहीं पाएंगे जो उसको चाहिए। इसलिए सवाल को आपको समय देना पड़ेगा, सवाल को समय भी देना है आपको, और इतने सारे शब्द भी लिखने हैं, पेपर भी कंप्लीट करना है। ये सारी चीज़ें बहुत जरूरी है, लेकिन टाइम टेकिंग है। 20% पूरे होने के लिए आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, इसलिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस तो करनी चाहिए। कुछ टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए, या आप मन से भी आप घर में भी टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। 3 घंटे का आपने टाइमर लगाया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पर भी कर सकते हैं, या वीडियो भेज सकते हैं, आप कॉपी चेक कर सकते हैं। जो इनका चल रहा है अभी आंसर राइटिंग का, आंसर राइटिंग से 2 चीजें होंगी, आपके अंदर कितना ज्ञान है। बहुत ज्ञानी है व्यक्ति हैं, कई जैसे प्रोफेसर्स होते हैं, उनके पास बहुत ज्ञान होता है, लेकिन यूपीएससी में वो क्रेक नहीं कर पाते। तो आप में ज्ञान कितना है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। उस कॉपी में आपका ज्ञान जो है वो रिलेवेंट है या नहीं है, वो ये तय करेगा कि आप अगले चरण में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इसलिए हमें ये लगे कि हमें उसके बारे में सब कुछ आता है, हमने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पीएचडी कर रखी है, तो मुझसे अच्छा कौन लिखेगा, तो इस मुगालते में ना रहें। क्योंकि उस ज्ञान, ज्यादा ज्ञान होना एक अपने आप में एक बड़ी समस्या है। उसको 200 शब्दों में समेट पाना, किसी का आंसर हमें बहुत अच्छा आता है तो हमें लगता है हम लिखते जाएं। तो ये भी एक अपने आप को अनुशासित करने की चीज है कि आपके पास अगर ज्ञान ज्यादा है तो उसको क्रक्स करके और उन लिमिटेड वर्ड्स में आपको लिखना। जिसमें आपको बहुत आता है तो आप ये नहीं कि आप 300 शब्द लिख दिए या बहुत राइटिंग जमा के आपने कि इसमें तो मैं बहुत पूरे 20 में से 20 ही आ जाएंगे। 20 में से 20 कभी नहीं आएंगे, कितना भी अच्छा लिख दीजिए। ये क्वेश्चन की डिमांड पे होता है। क्वेश्चन पढ़ने का मतलब ही यही है कि आप उस क्वेश्चन की डिमांड समझें। जनरली निष्कर्ष लिखना होता है, क्योंकि ज्यादातर चीजें जो आती है वो समीक्षा कीजिए, आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, विश्लेषण कीजिए। तो उसमें एक लाइन में आपका लिख सकते हैं विचार, लेकिन इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है ज्यादा, या तो बिल्कुल ना लिखें। क्वेश्चन की डिमांड हो, अगर मान लीजिए जीएसटी बिल के ऊपर कुछ आ गया, तो जीएसटी बिल का तो इंट्रोडक्शन देना ही पड़ेगा आपको। जीएसटी बिल ये है, अब इसके नुकसान क्या है, वो फायदे क्या हैं, उसको बता के आप, सवाल है कि समीक्षा कीजिए अगर जीएसटी बिल की, तो आप उसमें अपना डाल सकते हैं कि इसमें कुछ मुद्दे जो हैं वो विचारणीय हैं, कुछ चुनौतियां हैं भारत सरकार के सामने, और महंगाई बढ़ने का डर भी है, लेकिन इसे जो है वो विवेकपूर्ण तरीके से लागू किया जाता है तो ओवरऑल जनता का फायदा है। तो टैक्स का जो ढांचा है वो सरलीकृत होगा, तो ये अच्छा है। इस तरह से आप एंड कर सकते हैं अपने उसको। सर मेंस में से आंसर लिखते हैं तो कई बार जनरलाइज टर्म वहाँ पे लिखने में जाती है, स्टैंडर्ड टर्म जो सब्जेक्ट की स्पेसिफिक वगैरह, जैसे कि आपने बोली जैसे टर्म वगैरह, दूसरे वो स्पेसिफिक टर्म वगैरह उसके लिए सब कहाँ से सब्जेक्ट में स्पेसिफिक टर्म लिखनी है, लेकिन आपको याद नहीं आ रही है सब। कई बार वोकेबुलरी वगैरह, मतलब जनरल आंसर लिखने में जाता है सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स या सोशल इशू का किसी का आंसर होता है जनरल वर्ड अभी, जबकि वहाँ पे 40 स्टैंडर्ड वर्ड होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये एक चीज तो ये अच्छी होती है कि हमें अपनी कमियों का पता चल जाए। जैसे आपको ऐसा लगता है कि इसमें मैं थोड़ा याद नहीं रहती मुझे स्पेशल टर्म, तो उसके लिए आप स्पेशल टर्म्स जो हैं वो हर सब्जेक्ट की अलग अलग होती हैं, उनको आप अलग से पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे आप अलग पेपर पे लिख लीजिए, फिलोसफिकल वर्ड्स हैं वो अलग पेपर पे, इकोनॉमिकल वर्ड्स हैं वो अलग पेपर पे, ज्योग्राफिकल वर्ड्स हैं वो अलग पेपर पे, कुछ जो टर्म्स ऐसा, और उसको आप सामान्य व्यवहार में इस्तेमाल कीजिए।
बात करते करते आपने अपने दोस्तों को पकाई ये खूब, ये एक्सपेरिमेंटल फेज है। जैसे मेरे पास फिलोसफी थी तो मैं अपने फिलोसफी के कई वर्ड्स में बोलता था और मेरी मजाक उड़ाते थे दोस्त कि ये दार्शनिक हो गया कि क्या बोल दिया, लेकिन मेरी तैयारी हो जाती थी उससे। तो उसको आप इस तरह से उन शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। आपने पढ़ा है उस शब्द के बारे में, आपको जानकारी तो है ही, बस उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं आप। प्रयोग करने के लिए आप उसको अपनी जनरल भाषा में शामिल कर लीजिए। तो क्योंकि आप जनरल फ्लो में आप लिखते हैं तो वो चीज उससे रिलेटेड है तो वो अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगी। तो हमें अपने आप को भी बदलना होता है। हमारा जो व्यक्तित्व है वो भी यूपीएससी मय हो जाता है, क्योंकि उसकी जो जरूरत है हम वैसे हो जाते हैं कुछ समय के लिए। जो यूपीएससी की डिमांड है हमको वैसा बन जाते हैं, आवरण ओढ़ लेते हैं वैसा, फिर अपने असली आवरण में आ जाएंगे, असली रूप में आ जाएंगे। भाई अगर उससे उसे यूपीएससी को इससे खुशी मिलती है तो हम बहरूपीय हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप चीजों को आसान कर सकते हैं। तो आंसर राइटिंग में मैं ये कह रहा था कि आंसर राइटिंग से दो फायदे होते हैं। एक तो किसी क्वेश्चन को देखकर आपका माइंड तुरंत क्या रिएक्ट करता है, अगर इसका पता आपको एग्जाम के दिन ही चलता है तो बहुत देर हो चुकी है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आप क्या सोचते हैं ये पकड़ना बहुत जरूरी है कि आप सही सोचते हैं, गलत सोचते हैं, कितना सोचते हैं, क्या मैंने गलतियां कर देता हूँ, कर देती हूँ लिखते समय। इन सब चीज़ों का पता आपको आंसर राइटिंग में चल जाता है। चाहे वो आप खुद भी करेंगे, किसी से चेक भी नहीं करवाएंगे आंसर राइटिंग, आपके पास कोई ऐसा नहीं है व्यक्ति जो इसको चेक कर सके। आप आंसर लिख के छोड़ दीजिए और 2 दिन बाद आप अपने आंसर को पढ़िए, आपको अपनी कमियां खुद ही पता चल जाएंगी। आप उस क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन तो आपको उसी टाइम पे करना है, 3 घंटे में आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। उसमें आपने जो आपको माइंड ने जो रिएक्ट किया उसके हिसाब से आपने लिख दिया। 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद जब आप तसल्ली से उसको आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, तब आपको लगेगा कि यार क्वेश्चन ने तो ये पूछा था, उस टाइम में जल्दबाजी में ऐसे कर गया है कर गया। तो ये चीजें जो है, जो कहते हैं ना कि जो तैयारी के मैदान में पसीना ज्यादा बहाते हैं वो जंग के मैदान में खून कम बहाते हैं अपना, उनका खून कम बहता है जो पसीना ज्यादा आपने पहले से आपने तैयारी की है। तो ये चीज है कि आप वहां पे गलतियां कम करेंगे। आपने आंसर राइटिंग जब शुरू की तो अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। हम क्या हैं, हम कैसे उस चीज पे रिएक्शन देते हैं, हमने क्या समझा और क्या लिख दिया और क्या समझना था। क्योंकि चीजें आपको डेवलप हो जाती है टेस्ट आंसर राइटिंग करने के बाद। आंसर राइटिंग को मिस मत कीजिएगा, इसमें आलस मत कीजिएगा। आंसर राइटिंग के लिए मेंस में आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है, इसको प्लीज आप फॉलो कीजिएगा। चेक करवाइए, चेक ना करवाएं, खुद चेक कीजिए, कुछ ना कुछ आपको फायदा उसमें जरूर मिलेगा। इसीलिए 2 एडिटोरियल पढ़ने होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ लीजिए आप, या दैनिक जागरण पढ़ लीजिए, इससे आपको प्रो गवर्नमेंट का मिल जाएगा। हिंदू में आपको एंटी गवर्नमेंट की चीजें मिलती है। दैनिक जागरण पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो भारत सरकार ने तो कुछ गलत किया ही नहीं है अब तक, बीजेपी जब से आई है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं तो ब्यूरोक्रेट जो होता है वो मॉडरेट किस्म का आदमी होता है। वो उसकी अपनी कोई ऐसा नहीं होता कि राय इस तरह से बनाई जाए कि सब कुछ बेकार है, गलत है। हमें सरकार के लिए काम करना है, सरकार जो कर रही है उसमें कमियां हो सकती है और कमियां हमें बतानी चाहिए, कमियों को दूर करने के सुझाव भी हमें देने चाहिए। क्योंकि हम गवर्नमेंट के पार्ट होने वाले हैं, तो सिर्फ नकारात्मक चीजें कहें कि नक्सलवाद की जड़ जो है वो भारत सरकार ही है, उसकी नीतियां ही थी,
इस तरह से हम बिल्कुल नहीं लिख सकते। चाहे वो हिंदू में ऐसा ही आए कि भारत सरकार या कश्मीर समस्या की जड़ नेहरू जी थे, इस तरह से हम नहीं कर सकते। तो ऐसा तो जैसे कोई इंसिडेंट आ रहा है, इससे कुछ नकारात्मक पढ़ देना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए? हाँ, इग्नोर करना। इसमें आप अपने दिमाग को ऐसा बनाइए कि जो नहीं होता चयनात्मक पारगम्यता, कि आपको जो चाहिए वो लीजिए, जो नहीं चाहिए उसको बाहर फेंक लीजिए। और क्या चाहिए, जो उसकी नकारात्मक चीजें आपको याद होनी चाहिए। नकारात्मकता बहुत जरूरी है कि ये कमियां हैं, उसकी सकारात्मक चीजें भी आपको याद उसी तरह से होगी कि एक ही योजना पे अलग अलग विचार हैं और वो सारे विचार आपके पास होने चाहिए, और वो क्वेश्चन की डिमांड पे आपको फिर वहां पे प्रोजेक्ट करना होगा उनको। इसलिए 2-3 एडिटोरियल आपको पढ़ने चाहिए, किसी जो डेवलपिंग स्टोरीज है, किसी विशेष योग्यता है, स्वच्छता अभियान हो गया, इस तरह से हो गया तो करना चाहिए। दूसरा, मैं आंसर राइटिंग से एक और चीज बोलना चाह रहा था कि जो 20 क्वेश्चन हैं उनको लिखने में आप जब फर्स्ट पेपर देंगे तो आप हो सकता है 15-16 क्वेश्चन ही कर पाए आंसर राइटिंग में, तो आपको वो एक स्पीड मेंटेन करने का हुनर भी आ जाएगा। वो हुनर इसलिए जरूरी है क्योंकि जो 200 वर्ड्स की डिमांड है उसको मैं सजेस्ट करता हूँ कि 180 में ही आप कंप्लीट कर लें। कोई वहाँ पे शब्द भिन्नता नहीं है। इसकी बजाय कि हम 200 की जगह 220 या 230 शब्द लिखें, हम उसे समराइज कर दें 180-190 शब्दों में, उससे आपका समय बचेगा। वो समय आप कहाँ दे सकते हो, क्वेश्चन को समझने में। तो क्वेश्चन यूपीएससी में जो है वो क्वेश्चन है, सिलेबस ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, सवाल ज़्यादा खतरनाक होते हैं, और सवाल को समझने में आपको टाइम देना पड़ेगा। सवाल को आप तोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये पढ़ा हुआ तो था लेकिन सवाल समझ में नहीं आ रहा था। तो उन सवालों को समझने में आपको कम टाइम देना पड़ेगा अगर आपने आंसर राइटिंग किया। तो ये फायदे आंसर राइटिंग के मेरे हिसाब से हैं। और कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। सर, ऐसे कि एग्जाम के टाइम में वैसे एक तरह से एग्जाम है, एक मेरा क्वालिफिकेशन करना चाहिए या ऐसे की प्रिपरेशन आपको अभी से कर देनी चाहिए। वीक में कम से कम एक ऐसे आपको लिखना चाहिए। ऐसे आपको वीकली बेसिस पे अभी से शुरू कर देना चाहिए एक ऐसे लिखना। अब क्योंकि दो ऐसे आते हैं तो आपको बहुत बड़ा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। 1000 शब्दों वाला एक ऐसे आपको 1000-1200 शब्दों वाला। ऐसे के तो काफी सारे आर्टिकल मिल जाते हैं आपको टॉपिक को। ऐसे इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि अब ये 250 नंबर का हो गया है, और ऐसे जो है वो पूरी तरह से आपकी मौलिकता के ऊपर है। आप जितना अच्छा एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने आप को, अपने विचारों को, उतने अच्छे मार्क्स होंगे। और इसमें सबसे कम पढ़ाई में सबसे ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। आप जीएस पढ़ेंगे, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसमें श्योरिटी नहीं है कि आपके कितने मार्क्स आएंगे या क्या पूछ लिया जाएगा। आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सब्जेक्ट विशाल होता है, काफ़ी बड़ा होता है, और उसमें आपके सब्जेक्ट के लोग हैं तो वो भी अच्छे ही होंगे, उनके साथ आपका कंपटीशन है। तो उसमें आप बहुत अच्छा कर पाए नहीं कर पाए इसमें भी थोड़ा डाउट रह सकता है, लेकिन ऐसे जो है वो आपका अपना है। आप उसमें अपने विचारों को किस तरह से आप प्रस्तुत करते हैं वो आपकी कला है। सर, किस तरह के विचार को व्यक्त करने पे उसमें नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, अतिवादिता जो होती है, एक्सट्रीमिज्म, उससे बचना चाहिए। हमारे विचार इस तरह से नहीं होने चाहिए कि वो किसी कट्टरवाद का, अतिवादिता का, क्षेत्रवाद का समर्थन करे। हम कुछ चीजें जो राष्ट्र के मूल्य हैं, जैसे संविधान की, हमें हमेशा कदर करनी चाहिए, संवैधानिक मूल्यों की।
संवैधानिक मूल्यों में क्या हो गया, आपका प्रजातंत्र हो गया, समाजवाद हो गया, आपका धर्मनिरपेक्षता हो गई, मौलिक अधिकार हो गए, कर्तव्य हो गए और शासन प्रणाली। ये जो चीजें हैं संवैधानिक मूल्य, इनके खिलाफ कम से कम जाना चाहिए। राजनीतिक स्तर पर आप थोड़ा सा मुखालफत कर सकते हैं, जिस तरह से चुनाव प्रणाली पे कुछ आ गया तो वहां पे तो आपको लिखना पड़ेगा। वहां पे किसी पर्टिकुलर पार्टी को आप कभी पक्षकार नहीं बना सकते, राजनीतिक दल बोलकर लिख सकते हैं। किसी विशेष राजनीतिक दल का उदाहरण तब दे सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने उस राजनीतिक दल को मद्देनजर रखते हुए अपना कोई डिसीजन सुनाया और वो आपके ऐसे में काम आ सकता है। जैसे राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लग जाता है कई जगह पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया कई जगह, तो उस राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था, किस पार्टी ने लगाया था, वो आप लिख सकते हैं जब उसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हो। बिना सुप्रीम कोर्ट के आप अपने विचार कभी किसी पर्टिकुलर दल पे या किसी नेता पे आप नहीं लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको अगर याद है, किसी चीज पे अल्पसंख्यकों पे कोई जजमेंट है तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को आप कोट कर सकते हैं। और किसी विचार की जो देश तोड़ने की बात करे या जातिवाद को फैलाए, इस तरह की बातें हमारे ऐसे में नहीं होनी चाहिए। और एक सकारात्मक अंत होना चाहिए, सकारात्मकता झलकनी चाहिए उसमें कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति हैं और आप चाहते हैं कि दुनिया बदले, भारत आगे बढ़े, आप व्यक्ति का विकास हो, आपके अंदर सकारात्मकता होनी चाहिए। नकारात्मकता को आप दिखाओ, क्योंकि ऐसे में दोनों पहलुओं को बताना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में मल्टी डायमेंशनल आपके पास होते हैं किसी भी चीज में, चाहे तो कोई सा भी ऐसे होगा आपके पास, उसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजें होंगी।